हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने बेसिक आपको चार्जिंग सेक्शन समझाने में ही 1 घंटा सवा घंटा निकाल दिया। तो चार्जिंग सेक्शन क्या था? चार्जिंग सेक्शन था एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। तो केवल बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू ऑफ विच असेसी इज द ओनर आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. Income will be taxable under the head PGBP provided that such property or portion of such property is not used by him for his own business or profession. तो ये सारी हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है, प्लस मैंने एक्सेप्शन भी आपको बताए थे। सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में समझा रखी हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का आज हम लोगों का लेक्चर 2 है। ठीक है, और आज से हम लोगों का कुछ प्रैक्टिकल का काम शुरू होगा। बेटे बात ध्यान से सुनना। आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन आता है जनरली इनकम टैक्स का, वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन। सर ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन बेटे उसमें जनरली 2 या 3 हेड की कैलकुलेशन करनी होती है, प्लस डिडक्शंस भी पूछी होती है, और हो सकता है नेट में टैक्स भी निकालने के लिए आपको पूछा हो। ठीक है, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले दिन कंपटीशन दिखाई थी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन, आईओएस, उसके बाद क्या आया? ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वो आ गई। उसके बाद हम लोगों की टैक्सेबल इनकम निकलेगी, फिर टैक्स लगेगा। टैक्स अगर इनकम टैक्स लगेगा, उसके बाद अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% का। ये सारी बातें आपसे बता रखी है। लेस करेंगे एडवांस टैक्स, टीडीएस वगैरह। ठीक है, तो बेटे अब जो ये मेरा जो फर्स्ट पेज है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम का, वो ऐसे ही आएगा। तो उसमें तो वो मेरा फेस पेज तो ऐसा बनेगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी आई है मेरी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इतनी आई है, पीजीबीपी की इतनी आई है, और ग्रॉस टोटल इनकम इतनी हो गई, और उसके बाद लेस डिडक्शंस हो गई, उसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई, और ऐसे ऐसे ये चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा फेस पेज है। अब सैलरी की कैलकुलेशन अपनी अलग से चलेगी, हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन अपनी अलग से चलेगी, पीजीबीपी की कैलकुलेशन अपनी अलग से चलेगी। तो हर चैप्टर की अपनी कैलकुलेशन होगी, अपने तरीके से उसकी कंपटीशन की जाएगी। कंपटीशन तो हम लोगों को पता है क्या, टोटल इनकम लेनी है और लेस उस इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, फिर जो आएगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम, वो नेट इनकम होगी, नेट टैक्सेबल इनकम होगी उस पर्टिकुलर हेड की। तो अब हम हाउस प्रॉपर्टी का हेड कर रहे हैं। तो एक तरह से पीछे मैं कहूं जो ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। फेस पेज तो मेरा ऐसा दिखेगा। ये तो हो गया मेरा फेस पेज, ये तो हो गया मेरा फेस पेज जो मैंने सर्कल करके कर रखा है। ठीक है, लेकिन अब इसके नीचे सैलरी की अलग कंपटीशन, हाउस प्रॉपर्टी की अलग कंपटीशन, पीजीबीपी की अलग कंपटीशन। तो सैलरी की कंपटीशन हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की कंपटीशन हो गई, और पीजीबीपी की कंपटीशन हो गई। अब यहाँ पे जो सैलरी की टैक्सेबल इनकम आएगी वो यहाँ पे प्लॉट करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो यहाँ पे प्लॉट करूंगा, और इसी तरह से पीजीबीपी। तो ऐसे करना है ये। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कर रहा हूं ना, तो मैं अब आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का फॉर्मेट क्या रहता है, मतलब वो कैसे कंप्यूटेशन उसकी बनती है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। भाई जरा ध्यान दें। देखो हम लोगों को जो हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन था हमारा, वो क्या था? चार्जिंग सेक्शन मैं निकालता हूं। चार्जिंग सेक्शन बेटे ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन, ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन। एनुअल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हम लोगों को? एनुअल वैल्यू निकालनी है। अब एनुअल वैल्यू निकालेंगे और उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे 24 की। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब हम इसकी पूरी कंप्यूटेशन देख लेंगे, मतलब पूरा एक्ट पढ़ लेंगे, तो ये कंप्यूटेशन बनती कैसे एक्चुअल में? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर उसमें तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है।
हाँ बेटे, लेकिन पूरा एक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं ना, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के जितने सेक्शन है वो पूरे पढ़े नहीं। तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का अपने आप में वर्किंग नोट हमें देना पड़ता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे आप सबसे पहले, माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, चाहे आप इसे हाईलाइट भी कर लें, ठीक है, हाईलाइट भी कर लें, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो माइनस कर देंगे आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अब यहां पे पेड का मतलब समझ लीजिएगा, जो आपने 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 के बीच में पे कर दिए, वही आपके माइनस होंगे। मतलब क्या सर? मतलब क्या कि म्युनिसिपल टैक्सेस, पहली बात तो म्युनिसिपल टैक्सेस होता क्या है बेटे, जहां पे आप रहते हैं वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां के सीवरेज सिस्टम और सारी चीजों का ध्यान रखती है, रोड वगैरह का ध्यान रखती है, तो इसीलिए जहां पे मेरी प्रॉपर्टी होती है वहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज किए वो मेरा खर्चा है, तो इस वजह से माइनस होता है, ठीक है। अब ये माइनस तो होगा, लेकिन अब ये बात समझ लीजिएगा, ये खर्चा ड्यू बेसिस पे माइनस नहीं होता, क्योंकि हम पहला हेड पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अकाउंटिंग भूलनी है। तो इनका अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग हमारी कैसे होती है, बाय डिफॉल्ट एक्रूअल बेसिस पे होती है। एक्रूअल बेसिस, ड्यू बेसिस पे खर्चे अलाउड हो गए, और ड्यू बेसिस पे ही हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पांचों हेड में हर जगह वैसे तो बाय डिफॉल्ट ड्यू बेसिस ही चलता है, लेकिन हर हेड अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है कि कौन सी इनकम मैं एक्रूअल बेसिस पे लूंगा, कौन से खर्चे मैं एक्रूअल बेसिस पे अलाउ करूंगा, और कौन से खर्चे मैं पेड बेसिस पे अलाउड करूंगा। इसी तरीके से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर एक्चुअली पेड बेसिस पे अलाउड है। मतलब क्या, चाहे आपने पिछले साल के अब पे किए हो, इस साल के अब पे किए हो, और एडवांस में भी अभी दे दी हो, तो वो पेड बेसिस पे अलाउड है, सारे के सारे इस बार में अलाउड हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस साल में पे किए। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के बीच में पे हो जाने चाहिए। एक और शर्त, पेड बाय ओनर, ओनर ने पे की हो, मतलब क्या, मेरे टेनेंट ने अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए मेरी प्रॉपर्टी की, मतलब प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने किराए पे दे रखी है टेनेंट को, और टेनेंट को ही कहा भाई तू ही म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दे, देन इन दैट केस वो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे ये बात ध्यान से समझ लेना, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे एडवांस हो, ये सारे के सारे यहाँ पे अलाउड हो जाते हैं, क्योंकि ये पेड बेसिस पे अलाउड होते हैं। समझ में आई? ये माइनस कर देंगे जब हम, तो हमारी आएगी नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगी बेटे? नेट एनुअल वैल्यू, जिस एनुअल वैल्यू का जिक्र, जिस एनुअल वैल्यू की चर्चा हम लोगों ने सेक्शन 23 में की है, तो ये आएगी नेट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या कहा था कि एनुअल वैल्यू निकालनी है और आपको डिडक्शन देंगे सेक्शन 24 की, तो लेस करनी है अब हम लोगों को डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए क्या है? 30% ऑफ NAV। देखो दोस्त, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने घर बनाया, घर रेंट पे दे दिया, अब रेंटल इनकम आई, रेंटल इनकम कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया था, व्हाइट वॉश कराई थी, रिपेयर्स हुई थी, टूट फूट होती रहती, कभी प्लम्बिंग का काम, कोई कुछ कारपेंटरिंग का काम, ऐसा तो खर्चा तो होता ही रहता है। अब मैं खर्चे क्लेम करने गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट से कहा गवर्नमेंट जी रेंटल इनकम कमाने के लिए ये खर्चे हुए, तो गवर्नमेंट ने मेरे को वो खर्चे अलाउ कर दिए, मैंने बिल भी दिखा दिए थे गवर्नमेंट को। अब बात सुनना, मेरी बात ध्यान से, मेरा एक दोस्त था, उसने भी रेंटल इनकम अर्न की और खर्चे की। अब खर्चे क्या हुए? देखो प्लम्बिंग का काम है, कारपेंटरिंग का काम है, उसके पक्के बिल नहीं मिलते आपको, तो गवर्नमेंट ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को खर्चा अलाउ तो कर दिया। लेकिन इसी तरह मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, जबरदस्ती के जाली बिल बनवा लिए, गलत बिल बनवा लिए कच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अलाउ कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो धांधलेबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि अब हम लोगों ने कच्चे बिल के बेसिस पे भी खर्चे अलाउ कर दिए, तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे फिक्स कर दी, स्टैंडर्ड,
ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दे दी कि आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी, आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी उसमें से हम आपको 30% खर्चों के लिए अलाउ कर देंगे। हमें नहीं मतलब आपका खर्चा कितना हुआ है। अब आपका खर्चा ज्यादा हुआ तो भी 30% ही देंगे और कम हुआ तो भी 30% ही देंगे। मतलब क्या, सपोज करें कि अगर मेरी 6 लाख रुपए की एनएवी आई है, 6 लाख रुपए की एनएवी आई है, तो ये 30% 1,80,000 रुपए मेरे को माइनस हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे मेरा खर्चा हुआ हो या ना हुआ हो। सर मेरा खर्चा ज्यादा हुआ तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 30% ही देंगे। लेकिन अगर आपका खर्चा कम भी हुआ है तो भी देखिए कि हम आपको 30% वैसे ही अलाउ कर रहे हैं, ले जाओ कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, खर्चा अलाउ कर रहे हैं, ले लो, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी रह जाएगी, केवल 4,20,000। तो आपको 30% की एनएवी से डिडक्शन दे दी गई है खर्चों के नाम की, खर्चों के नाम की। समझ में आती है बात? गुड है ना, ठीक है। मैं एक बार माइक देख लूं, मेरा माइक चल रहा है? हाँ जी मेरा माइक चल रहा है, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर बी, एक और डिडक्शन दी है बेटे। जब मैं घर बनाता हूं, हर आदमी इतना अमीर नहीं होता कि आज गया भाई घर खरीदने का मन है, ले भाई पैसे ले और घर ले लिया, या फिर पैसे ले और घर बनवा दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, हमें पैसे लोन पे लेना पड़ता है, हम लोगों को उधार लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत बैंक से उधार लिया और इस हिसाब से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब इस मैनर में ये समझ के देखिएगा, जब ये होता है तो मेरा जो लोन प्रीपे जब मैं करता हूं, बैंक वाले खैरात तो देने बैठे नहीं है कि भैया विशाल जी लोन ले जाओ और जब मन करे जब दे जाना। तो वो लोन रीपे करना है, विद इंटरेस्ट रीपे करना है। तो बेटे जब मैं लोन लेने जाता हूं ना, उसी टाइम पे वो मेरे को एक ईएमआई का चार्ट दे देते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई इक्वल, क्योंकि सारी इक्वल हो चलेंगी, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसका एक चार्ट दे देते हैं पूरा पूरा कि सर इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट जानी है और इस इंस्टॉलमेंट में इतना एलिमेंट आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट भी तो जा रहा है, तो इंटरेस्ट एक मेरा खर्चा है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी को बनाने के लिए किया। तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में हमें वो खर्चा अलाउड किया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो बोरोड कैपिटल पे मैंने इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट का मेरे को खर्चा अलाउ हो जाएगा। ध्यान से बात समझना, यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आप अभी उसके झमेले में नहीं पड़ेंगे, बस मैं लिख रहा हूं तो लिखने दीजिए मेरे को, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत में मत जाना, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम लोगों ने माइनस करना है, और ये माइनस करने के बाद फाइनली हमारी आएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जो हम लोगों की हाउस प्रॉपर्टी की मेन चार्ट में जाने वाली। समझ में आती है बात? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी निकालना सीखना है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये भी क्लियर है, क्योंकि एनएवी आ जाएगी तो 30% ही तो माइनस करना, मैं इसमें क्या कर लूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये पॉइंट हम लोगों ने निकालना सीखना, बस चैप्टर खत्म, बस इतना ही है हमारा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये चार्ट आपने ड्रॉ कर लिया, और यही चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। मैंने एक चीज जानबूझ के स्किप की है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ये देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस अनरियलाइज रेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी थी। ये मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ जानबूझ के, कुछ वजहें हैं जो कि बाद में पता चलेंगी। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट क्या होता है सर? अनरियलाइज रेंट बेटे, मेरे घर में टेनेंट रह के तो गया, लेकिन उसने मेरे को रेंट नहीं दिया, बिना दिए भाग गया, ठीक है। दैट इज अनरियलाइज रेंट, रेंट जो कि मेरे को रियलाइज नहीं हुआ। तो ये अनरियलाइज रेंट मेरे को अलाउ हो जाता है अगर मेरी रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो ये भी माइनस होना है, म्युनिसिपल टैक्सेस भी माइनस होने हैं, फिर आनी है मेरी एनएवी, ठीक। तो ये चीज़ है हम लोगों ने देख ली, और ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कंप्यूटेशन आपकी ऑलरेडी बना रखी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, जो कि वर्किंग नोट सपोर्ट करेगा, हमारा वर्किंग नोट सपोर्ट करेगा। अनरियलाइज रेंट, अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये अनरियलाइज रेंट भी हमें अलाउड हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, पेड एंड ओनर, तो यहाँ पे लिखना चाहें तो आपकी श्रद्धा आस्था जो मर्जी आपकी है, मेरी तो अपनी वाली है, मैं अपनी वाली से काम चला लूँगा। तो यहाँ पे चाहे आपके पिछले साल के आउटस्टैंडिंग हो, एडवांस आपने पे किए हो, चाहे करंट ईयर का हो, वो सारे के सारे आपके अलाउ हो जाएंगे। अच्छा, ऑलरेडी लिखा हुआ है पेड इंक्लूड पास ड्यूज और पब्लिक एंड एडवांस पेमेंट, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी एनएवी। एनएवी में से आपको 30% ऑफ एनएवी माइनस करना है, ठीक है। 30% ऑफ एनएवी माइनस करना है, जो मैंने आपको बताया था 6 लाख का डायरेक्टली 1,80,000 रुपये खर्चों के लिए अलाउड हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होगा। तो ये आ जाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस। सर ये आपने नहीं बताया बेटे, ये अभी बताने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। चलें अब ध्यान से, अब ये चार्ट आपका बना हुआ है, डन है। अब इसी चार्ट में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, तो मेरे पास तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी में चेंजेस कर देता हूं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी बेटे 2 तरीके की हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई होगी, या मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज की। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया, इसी चार्ट को। या तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ये बहुत ध्यान से, चार्ट आपके नोट्स में नहीं है तो ये चार्ट अपने नोट्स में बना लेना। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अदर्स, अदर्स मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस रेंट पे भी चढ़ी हुई है, मतलब कुछ टाइम रेंट पे रही, कुछ टाइम मतलब रेंट आया अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अदर्स का केस। तो बेटे एक बात समझने की है, हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एनुअल वैल्यू तो 0 आएगी, उसकी एनुअल वैल्यू तो 0 आएगी। तो अब इसी वजह से मेरी बातें ध्यान से सुनना, तो उसकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी उसकी एनुअल वैल्यू निल आएगी, ठीक है। अनरियलाइज रेंट ऑब्वियसली बात है उसमें होगा ही नहीं, अनरियलाइज रेंट होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई और प्रॉपर्टी होगी जो किराए पे चढ़ी हुई होगी, उसकी जीएवी भी आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आएगी, हम निकालना सीखेंगे। और अनरियलाइज रेंट उसमें हो सकता है तो वो भी माइनस होगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटे, जब मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, जब मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, तो उसके लिए जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया, एक तरह से किराए कमाने के लिए मैंने खर्चा दिया। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब मैं उसमें खुद रह रहा हूं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो मैंने पे किए वो तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए पे किए ना। तो इसी वजह से ध्यान से समझ लेना, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। हां, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है, मतलब किसी भी वजह से आपकी जीएवी कुछ आ रही है, यहां पे तो जीएवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहां पे तो जीएवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर जीएवी कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू में आ रही है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किए वो फुल अमाउंट अलाउड हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझिएगा सर, मतलब फुल अमाउंट अलाउड हो जाएगा, मतलब बेटे सपोज करो आपकी जीएवी आ रही है 4 लाख रुपए, आपकी जीएवी आ रही है 4 लाख रुपए, और म्युनिसिपल टैक्सेस पीछे के ड्यू रहते थे, एडवांस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने आपसे मांग लिए, करंट ड्यूज वगैरह मिला के आपने 4,40,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए, तो पूरे के पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, क्या एनएवी मेरी नेगेटिव हो जाएगी? हाँ बेटे, उस केस में एनएवी आपकी नेगेटिव हो सकती है, उस केस में एनएवी आपकी नेगेटिव हो सकती है। तो मैंने अपनी बात को एग्जाम्पल से क्लियर किया, और ये फुल अमाउंट जो होगा उसको भी मैंने आपको समझा दिया कि पूरे के पूरे अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो हेंस अब मैं आपसे बात करूं तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी उसमें एनएवी हमेशा नील ही आने वाली है, ठीक है। लेकिन जो अदर्स है, मतलब जो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है, उसमें एनएवी मेरी पॉजिटिव भी आ सकती है, नील भी आ सकती है, और इवन नेगेटिव भी आ सकती है। उसमें मेरी एनएवी नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि 4 लाख रुपए का रेंट आया था, माइनस 4,40,000 रुपए, माइनस 4,40,000 रुपए मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस दे दिए, तो एनएवी कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगी। अब अगेन ध्यान से, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है 30% ऑफ एनएवी। बेटे जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नील आ रही है ना एनएवी, तो 30% ऑफ नील क्या निकालोगे, नील, मतलब
30% ऑफ 0 क्या आएगा 0, तो ये तो आ गया 0। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे भी बच्चे अपनी मैथमेटिक्स अड़ा देते हैं पूरी की पूरी। आपकी अगर एग्जाम्पल ये 4 लाख आई, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 1,20,000 मिल जाएगी। ये नील आई तो ये भी नील मिलेगी। लेकिन सपोज करो ये 40,000 रुपए नेगेटिव आई थी अभी, सर यहां पे भी नेगेटिव 12,000 रुपए हो जाएगा। बेटे गवर्नमेंट कहती है आप खर्चे तो अलाउ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने आप से आके आपको इनकम दे देगी। लो बेटे तुम्हारा 40,000 रुपए का लॉस है, 12,000 रुपए का हमारी तरफ से लॉस ले लो और तुम्हारा टोटल लॉस हो जाएगा 52,000। ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की बात आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की बात आएगी, मैं कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है एनएवी तो आपकी माइनस होगी, पॉजिटिव वाली माइनस होगी। अगर निल है तो निल वाली माइनस होगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो कुछ माइनस नहीं होगा, ठीक है। समझ में आती है बात, क्लियर। अब अगेन एक बात बहुत ध्यान से सुनना, घर बनाने के लिए जो लोन लिया उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। घर बनाने के लिए जो लोन लिया मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। वो इंटरेस्ट कितना भी अमाउंट का हो सकता है, ज्यादा लोन लिया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, कम लोन लिया तो इंटरेस्ट भी कम होगा। कहता है ध्यान से, अभी सारी बातें नहीं, अभी थोड़ी ब्रीफ में बता रहा हूं। कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, देन इन दैट केस हम आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन देंगे 2 लाख रुपए। मैक्सिमम, आपने कितना दिया हो हमें मतलब नहीं है, हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन देंगे 2 लाख रुपए। और अगर ये 4 में से कोई भी एक कंडीशन आपकी रह जाती है सेटिस्फाई करने वाली, तो हम आपको मैक्सिमम डिडक्शन देंगे 30,000 रुपए। सर ये 4 कंडीशन क्या है बेटे, अभी मत पूछो, अभी हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, अभी मैं आपको कॉम्पिटिशन समझाना चाह रहा हूं, वो समझो। 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हो मैक्सिमम। ये मैक्सिमम अमाउंट है। अगर आपका बनता ही 1,80,000 है, बनता ही 1,80,000 है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो 1,80 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो मैक्सिमम 2 लाख मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 4 में से एक भी कंडीशन रह जाती है, देन इन दैट केस 30,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर अदर्स का केस है, मतलब प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है और कोई केस बनता है, तो आपको फुल अमाउंट की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आती है बात? हाँ सर समझ में आती है। फुल अमाउंट, अगर मैंने प्रॉपर्टी पे 6 लाख रुपए का भी इंटरेस्ट दिया है और प्रॉपर्टी मेरी किराए पे चढ़ी हुई थी, तो वो पूरा 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट की मेरे को गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख, ठीक है। 4 कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आऊं, तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो या तो मेरी इनकम निल आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि 2 लाख रुपए की तो डिडक्शन मिल रही है ना। फिर भी देख लो, इसीलिए समझाया ये पार्ट, क्योंकि 2 लाख रुपए की डिडक्शन फिर भी देने। सर फिर नेगेटिव इनकम का क्या होगा? बेटे 5 हेड हैं, हाउस प्रॉपर्टी से पहले सैलरी है, फिर पीजीबीपी है, फिर कैप गेन है, फिर आईओएस है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव रही और सैलरी में पॉजिटिव इनकम पड़ी हुई है, तो वो सेट ऑफ कर सकते हो आप। बेसिक में बता दिया था आपको, तो वो सेट ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे आपको निल इनकम होते हुए भी, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इनकम निल ही रहेगी, लेकिन फिर भी हम आपको डिडक्शन, मतलब अगर मैं अपने रहने के लिए घर बनवाया, ठीक है, मैं उसमें खुद रह रहा हूं, लेकिन इंटरेस्ट पे कर रहा हूं बैंक को, क्योंकि घर बनवाने का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तब भी गवर्नमेंट मेरे को, इतनी अच्छी है मेरी गवर्नमेंट की मेरे को गवर्नमेंट डिडक्शन दे रही है। डन। लेकिन अगर अदर्स का केस है तो आपकी इनकम पॉजिटिव भी आ सकती है, आपकी इनकम निल भी आ सकती है और आपकी इनकम नेगेटिव भी आ सकती है। समझ में आती है बात? तो ये चार्ट अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ये आपके नोट्स में नहीं दे रखा, हर चीज नोट्स में नहीं दी जाती, ठीक। तो ध्यान दें, आगे चलते हैं सर। होप सो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने नोट से आपको कुछ नहीं कराया, वैसे वैसे हम आगे चीजें देखते जाएंगे, ठीक है बेटे। अब जरा ध्यान दो, अब हम सेक्शन 23 पे, क्योंकि सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम सेक्शन
23 पे मूव कर रहे हैं बेटे, सेक्शन 23। और यहाँ पे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि हमारा पहला नोड जो है, पहला वर्किंग नोड जो है वो यही होने वाला है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना तो हम सीखेंगे, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने से पहले आप मेरे को ये समझाइए कि एक हाउस प्रॉपर्टी का आप किस किस प्रकार यूज कर सकते हैं, किस किस प्रकार यूज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे जवाब आते हैं, जरा सुन लेते हैं। ये भाई कह रहा है कि प्रॉपर्टी सर पूरे साल लेट आउट हो सकती है। हाँ, लेट आउट फॉर फुल ईयर या होल ईयर, होल ईयर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रॉपर्टी लेट आउट भी हो सकती है, लेट आउट भी हो सकती है, प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। हाँ, ठीक है। और कुछ? सर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। एकदम सही कहा बेटे, सही कहा आपने। प्रॉपर्टी पूरे के पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, मतलब मैंने केवल और केवल अपने पर्पस से यूज़ की है, मैंने किसी को किराए पे नहीं दिया, मैं खुद रहा, ठीक है। एक और है छिछोरा, ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। ये कह रहा है सर प्रॉपर्टी मैं बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ या प्रोफेशन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, उसमें अपना बिजनेस प्रोफेशन चला लूँ। बेटे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में बिजनेस प्रोफेशन चला रहे हैं, देन इन दैट केस तो वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारा चार्जिंग सेक्शन की लास्ट लाइन थी, प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूज बाय ओनर हिमसेल्फ फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो ओनर अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा होगा तो इस हेड में ही नहीं आएगी, हमें इस हेड से ही बाहर चले जाना है। तो इसीलिए मैंने रेड मार्क कर दिया, इसका तो मैं कुछ करूंगा ही। एक केस और हो सकता है, जरा ध्यान देना। प्रॉपर्टी लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्लस वेकेंट है। सर वेकेंट का क्या मतलब? खाली? सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो भी खाली? नहीं बेटे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कवर है, प्लस प्लस वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इन अदर सिटी और एरिया। समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। वेकेंट का क्या मतलब होता है? खाली रहना प्रॉपर्टी का। तो अगर मैं प्रॉपर्टी पे ताला लगा दूं तो वो खाली है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल तरीके से मैं लॉ को समझाने की कोशिश करता हूं। बेटे जो प्रॉपर्टी मैं किराए पे देना चाहता हूं और किराए पे चढ़ नहीं रही, उस प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज होता है वेकेंट। जो प्रॉपर्टी मैं किराए पे देना चाहता हूं, मतलब मैंने टू लेट का बोर्ड तो लगा रखा अपनी प्रॉपर्टी के आगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ नहीं रही है, तो वो है वेकेंट। लेकिन जो प्रॉपर्टी मैं किराए पे देना ही नहीं चाहता, लैंड वो टेनेंट कब्जा कर लेगा, या फिर 2 महीने के लिए खाली है। जैसे मैं 6 महीने के लिए आउटसाइड इंडिया चला गया जॉब के काम से, ठीक है। अब 6 महीने के लिए किसको रेंट पे देके जाऊं? सारा सामान मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, वो आएगा, ये वो, ठीक है ना। तो उस चक्कर में मैंने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी नहीं, ताला लगा दिया। देन इन दैट केस दैट प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर लें कि जो प्रॉपर्टी मैं किराए पे देना चाहता हूं, इंटेंशन is to give HP on rent, but it is vacant। तो वर्ड वेकेंट यूज होगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी के लिए वेकेंट वर्ड, आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए वेकेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते हैं और किराए पे नहीं चढ़ पा रही तो वेकेंट, आपकी खुद की मर्जी है। तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पे ताला लगा रखा है कि टेनेंट कब्जा कर लेगा या मेरे को 2 महीने बाद वापस आ जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं। देन इन दैट केस योर प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। योर प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझ में आती बात? मैंने ये क्यों चीजें समझाई? ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस 2 है, ये मेरा केस 2 है।
ये केस 3 और ये केस 4। मैंने ये चीजें क्यों समझाई? क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको इन्हीं तरीकों से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। अब एक बात और, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जब हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, जीएवी निकालने के लिए उसने कुछ बात यूज की, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अब मेरे को उनका मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं आपको जीएवी निकालने सिखाऊंगा कहां से? ठीक है, तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। पहले सुनिएगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये क्या है सर? बेटे जिस एरिया में मेरी प्रॉपर्टी है, जिस एरिया में मेरी प्रॉपर्टी है, उस एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से टैक्स लेती है, जिसको हम कहते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। अभी हम लोगों ने ऊपर बात भी की थी। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो म्युनिसिपल टैक्सेस लगाने के लिए, टू लेवी म्युनिसिपल टैक्सेस, जो वहां की लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो मेरी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यूएशन बताती है कि आपकी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यूएशन ये है और इसके हिसाब से आपका इतना टैक्स बन रहा है। अब वो टैक्स वो किसी भी हिसाब से बता सकती है, जैसे उन्होंने कहा कि 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो आपका म्युनिसिपल टैक्स बनता है। ठीक है, या वो क्लियरली कह देते हैं, अमाउंट में बता देते हैं कि आपका 10,000 रुपीज़ का म्युनिसिपल टैक्स बनता है, तो वो ऐसे बताते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्यों निकाली जाती है जनरली? तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन निकाली जाती है टू लेवी द म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना, जहां पे भी म्युनिसिपल टैक्सेस हो, कई बार म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा हो सकता है 8% या 10% या 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो वहां पे जो म्युनिसिपल टैक्सेस आपने माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू आपको दे नहीं रखी होगी, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% या 8% आपको माइनस करना है, वहां पे और किसी चीज से माइनस मत कर देना। दूसरा, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन। उसके बाद है फेयर रेंट। फेयर रेंट बेटे, गोरा रेंट, अब मैं तो काला हूं, ठीक है, फेयर रेंट, गोरा रेंट माइनस कर दो। फेयर रेंट का क्या मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर लोकेशन, इन सेम लोकेशन, जो रेंट फेच करेगी उसको हम कहते हैं फेयर रेंट। जैसे एक बात सोच के देखो कि मेरे को एक घर लेना है सेक्टर 14 में, तो मैं घर कैसे लूंगा? जहां पे भी 2 लेट के बोर्ड लगे होंगे और मेरे को 2 BH के घर चाहिए, तो 2 लेट के जहां पे भी बोर्ड लगे होंगे मैं वहां पे ठक ठक करूंगा, बेल बजाऊंगा और पूछूंगा, सर आपका घर 2 BH वालों पे, आपका घर 2 BH का मेरे को रेंट पे चाहिए, कितने का? एक ने बताया 25,000, एक ने बताया 28,000, एक ने कह दिया 23,000। ठीक है, तो वो हो गया फेयर रेंट, जो आसपास का रेंट बनता है उस लोकेलिटी का, दैट इज फेयर रेंट। उसके बाद ध्यान देना, एक और टर्मिनोलॉजी है स्टैंडर्ड रेंट। बेटे ध्यान से सुनो अब मेरी बात। दुनिया में जो भी चीज बिकती है उसके दाम डिसाइड होते हैं डिमांड एंड सप्लाई से। आप लोगों ने 12th में चैप्टर पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा उड़ती जाती है उसके रेट्स भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। गुड़गांव में जब मैं आया था, 99 में मैं आया था, ठीक है, उस टाइम पे जिस घर का रेंट हम केवल और केवल 3,000 रुपीज पर मंथ देते थे, आज की डेट में उस घर का रेंट 17,000 पर मंथ है। आज की डेट में उसका रेंट 17,000 पर मंथ है। सर क्या समझाना चाहते हो? बेटे हम लोगों का घर सारा मॉल के पास था, गुड़गांव में काफी पॉश एरिया है, ठीक है, सारा मॉल के पास। तो वहां पे अब 5 मॉल हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट हब बन चुका है वो एरिया, तो वहां पे बाहर से लोग आके रहने लगे। तो हम लोगों का 1 BHK का घर था। अब 1 BHK का घर
हम लोगों को 3200 रुपये में ठीक था, लेकिन जब बाहर के लोग आके रहने लगे और कोई बंदा 15,000 रुपये की नौकरी कर रहा, कोई 20,000 की, दोनों ने हाथ मिलाया, चल दोस्त इकट्ठे रहेंगे, रेंट बचाएंगे, और उन्होंने कहा 2,500 रुपये भी मिलाते हैं तो भी 5,000 में घर आ जाएगा। तो उन्होंने मेरे लैंडलॉर्ड को कहा सर हम आपको 5,000 देंगे, तो उन्होंने मेरे को क्या, चलो विशाल जी खाली करो, 3200 रुपये में नहीं 5,000 रुपये में छट रहा मेरा तो घर। अब जो भी रेंट उन्हें ज्यादा देगा लैंडलॉर्ड तो उसे दे देगा। तो अब ऐसे ऐसे तो मतलब कोई जो गरीब आदमी है वो तो कभी ढंग के जो घर नॉर्मल रेंट में आ जाना चाहिए वो ले ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हर स्टेट में एक एक्ट एप्लीकेबल किया, स्टेट वाइज है, क्योंकि दिल्ली का रेंट अलग, गुड़गांव का अलग, मुंबई का अलग, हर जगह का अलग अलग है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल किया हर स्टेट में, जो कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस एरिया का रेंट इस सिटी में इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इस एरिया का रेंट इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो स्टैंडर्ड रेंट बनाया जाता है। तो उससे ज़्यादा लीगली उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होता। अब किन किन सिटीज़ में एप्लीकेबल है आपको मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बस आपको कैलकुलेशन से मतलब है। तो स्टैंडर्ड रेंट हर एरिया का अपने आप से फिक्स है, उस रेंट से ज़्यादा आप रेंट वैसे तो ले नहीं सकते लीगली, वैसे तो सब कुछ चलता ही है। और उसके बाद फाइनली आया, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल, ऑब्लिक रिसीवेबल। ये क्या है सर? बेटे जो प्रॉपर्टी का एक्चुअली में आपको रेंट मिला वो है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब क्या सर? मतलब ये बेटे ये सारे के सारे जो चारों फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों फैक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। सर मतलब समझ में नहीं आया बेटे? मतलब समझने वाली ये बात है, इसमें मतलब समझने वाली ये बात है कि एक्चुअल रेंट जो मेरा मकान मालिक में से चार्ज कर रहा है वो ना म्युनिसिपल वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ना वो फेयर रेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ना वो स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। होना चाहिए कहीं से कहीं तक। सर जो मेरा मकान मालिक चार्ज कर रहा है मेरे से रेंट, वो तो फेयर रेंट के आसपास होना चाहिए। बेटे फेयर रेंट के आसपास होना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, जो फेयर रेंट है सपोज करो 25,000 रुपए, फेयर रेंट है 25,000 रुपए, ठीक है, 2 BHK का। लेकिन जो जिनसे मैं घर लेने गया वो मेरे जान पहचान के मेरे को मिल गए। जब वो मेरे जान पहचान के मिल गए तो उन्होंने वही घर मेरे को 20,000 रुपए में दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट में फर्क हो गया। अब 25,000 रुपए फेयर रेंट है, लेकिन जब मैं घर लेने गया मेरे अड़ी में थी कि हाँ मेरे को घर चाहिए ही चाहिए विद इन अ वीक। अब सामने वाले को पता चल गया ये तो बहुत गर्जू है, इसको तो आज ही घर चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने मेरे को वही घर 32,000 में दिया। तो कहीं से कहीं तक भी क्या फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट आसपास होने चाहिए, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं। अब वैसे तो एक्चुअल रेंट स्टैंडर्ड रेंट जितना होना चाहिए, लेकिन अगेन इंडिपेंडेंट है। क्यों सर? जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट होते हुए भी अगर मकान मालिक कम रेंट ले ले या ज़्यादा रेंट ले ले फिर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। अब हम लोगों को जीएवी निकालनी सीखनी है इन चीज़ों के हेल्प से, ठीक है। हो सकता है आपको वीडियो जो है बार बार रिपीट करके देखना पड़े, रिपीट करके देखिएगा लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सर, केस 1 एंड केस 2 के लिए जीएवी सेम तरीके से निकलती है। केस 1 एंड केस 2 के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेम तरीके से निकलती है। सुनिएगा, ठीक है, ध्यान दें। स्टेप 1, स्टेप वाइज 3 स्टेप लगेंगे। स्टेप 1, बहुत ध्यान से, स्टेप 1 कहता है एमवी म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर विच एवर इज हायर वो ले लीजिए, स्टेप 1 की वैल्यू आ जाएगी। एमवी म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वो ले लीजिए पहले, तो आपकी स्टेप 1 की वैल्यू आ जाएगी। लेट से आपकी स्टेप 1 की वैल्यू आई x। स्टेप 2
जो आपकी स्टेप 1 वैल्यू आई, एक्स आई ना स्टेप 1 वैल्यू, और कंपेयर कीजिए उसे स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर कीजिए? स्टैंडर्ड रेंट से। और जो लोअर हो वो ले लीजिए और वो है वाई, और इसे लॉ में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट। इसको लॉ में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आई बेटे? तो पहले एमवी और एफ आर विच एवर इज हायर वो मेरी स्टेप 1 की वैल्यू हुई, लेट्स से एक्स। वो जो स्टेप 1 की वैल्यू है क्या, एक्स, दैट विल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, और उसमें से जो कम आएगा वो आप लेंगे, जो कम आएगा वो लेंगे। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आई लेट्स से वाई, जो इसका लॉ में नाम क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेंट। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 3। स्टेप 3 ध्यान से, जो ये जो y वैल्यू आई है, या मैं कहूं कि एक्सपेक्टेड रेंट आया है, दैट विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, विच एवर इज हायर विल बी योर GAV, विच एवर इज हायर इज योर GAV। समझ में आई बात या नहीं? ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, केस 1 2 3 4 5। ठीक है, MV, FR, SR और AR। MV 100, FR 120, ये 130, ये 140। ठीक है, ये 140, ये 130, ये 120 और ये 100। ठीक है, ये 140, ये 100, ये है ही नहीं, और ये 90। ठीक है, ये 90, ये 140, ये है नहीं, और ये 150। ठीक है, कितने कर लेते हैं अब पहला स्टेप, MV और FR विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो इसकी बात करूं तो 120 जो आया, दिस विल बी कंपेयर्ड विद 130 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर तो अगेन 120 विल बी कंपेयर्ड विद 140 से कंपेयर करके विच एवर इज हायर, तो 140 इज योर GAV। समझ में आई बात या नहीं? ठीक, इसी तरीके से यहां पे इन दोनों को कंपेयर किया, कौन सा आया हायर, ये आया हायर, तो 140 को कंपेयर किया 120 से, तो कौन सा आया लोअर, 120 को कंपेयर किया 100 से, विच एवर इज हायर, तो 120। ठीक, हाँ सर ठीक ही लग रहा है। उसके बाद आगे चलें, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो हायर आता है 140 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो। ओ सर स्टैंडर्ड रेंट तो दिया ही नहीं, हमारा तो स्टेप 2 खराब हो गया। बेटा स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो स्टेप 2 स्किप करके दिस विल बी कंपेयर्ड विद 90 विच एवर इज हायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। और अब यहां पे 90 और 140 विच एवर इज हायर 140 स्टैंडर्ड रेंट अगेन नहीं दिया तो स्टेप 2 स्किप हो गया, 140 आया, 140 विल बी कंपेयर्ड विद 150, तो क्या आ गया 150। ऐसे ये केस 1 और केस 2 कौन से थे ध्यान दे लो, जहां पे लेट आउट फॉर द होल ईयर है या फिर लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब समझ लो, 9 महीने के लिए लेट आउट, 3 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 महीने के लिए लेट आउट, 9 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 महीने के लिए लेट आउट और 11 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, 11 महीने के लिए लेट आउट या 1 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। सारे केसेस इसी में कवर होंगे। मतलब लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से बनता है तो यही स्टेप लगेगा। सर 15 दिन के लिए लेट आउट है, 11.5 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बेटे तब भी यही स्टेप लगेगा, तब भी यही स्टेप लगेगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी, इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। समझ में आती है बात? हाँ सर समझ में आती है। बेटे अब आते हैं केस 3 पे। अगेन केस 3 बड़ा इजी, केस 3 तो बहुत ही इजी है। केस 3 कहता है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वेकेंट प्लस लेट आउट, मतलब क्या, मैं जरा ध्यान से समझना फिर इस केस को।
अगर आपका वेकेंट जुड़ा हुआ है किसी के साथ भी, वेकेंट चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड के साथ जुड़ा हुआ है, वेकेंट चाहे लेट आउट के साथ जुड़ा हुआ है, वेकेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब अगर प्रॉपर्टी वेकेंट रह गई है साल में कभी भी, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वेकेंट रह गई है, चाहे लेट आउट प्लस वेकेंट रह गई है, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्लस वेकेंट रह गई है, तो आपने यही करना है। क्या करना है सर? देन इन दैट केस ग्रॉस एनुअल वैल्यू will be actual rent received oblique receivable। बस खत्म, कोई स्टेप नहीं, कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं, इजी। उसके बाद आइए केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 है सर अगर प्रॉपर्टी पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड रही तो क्या करेंगे? अब इसमें भी मैं बताऊं, इसमें तो आप त्रिकालदर्शी हैं, GAV इज इक्वल टू निल, तो GAV क्या रहेगी हमारी? निल रहेगी। डन है। अभी हम इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।